Hello everyone, I am here with the second chapter of class 7th history and the name of the chapter is New Kings and Kingdoms. इस चैप्टर में हम नए राज्य और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the chapter. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7th century के बाद बहुत से नए नए डायनेस्टीज़ों का उदय हुआ. मैप वन शोज़ द मेजर रूलिंग डायनेस्टी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. आप मैप फर्स्ट के थ्रू देख सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में किस तरीके से बहुत ही मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ का उदय हुआ बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी. यू कैन सी दिस इज़ द मैप. The emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट में 7th सेंचुरी में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वैरियर चीफ्स थे. एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबॉर्डिनेट योर सामंता. और उसके साथ ही साथ जो समय के किंग थे उनके सबॉर्डिनेट यानी उनके अधीनस्थ जो अधिकारी थे उनको सामंता कहते थे. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग योर ओवरलॉर्ड. और ऐसा जो किंग था वो ऐसा मानता था कि सामंत उनके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट और उनके राज्य दरबार में आएंगे एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट. और उसके साथ ही साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट भी मिलेगा. एज सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ. जैसे जैसे सामंतों को पावर और वेल्थ मिलता गया दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंता. उन्होंने अपने आप को महासामंता महामंडेश्वला घोषित कर दिया और भी बहुत कुछ. समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड. और कभी कभी वो अपने जो लॉर्ड्स होते थे उनसे अलग होकर के अपने राज्य को स्वतंत्र कर देते थे. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटा इन द डेक्कन. इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जो कि डेक्कन में राष्ट्रकूटास ने किया. इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका. स्टार्टिंग में वो कर्नाटक के चालुक्यों के सबऑर्डिनेट थे. इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट चीफ दंती दुर्ग जिसने कि 8th सेंचुरी के मिड में ओवरथ्रो हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड. उसने चालुक्य दासता को उखाड़ फेंका एंड परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ. और उसने एक रिचुअल किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ. व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म, जब इस रिचुअल को परफॉर्म कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, इट वाज थॉट टू लेट द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर. तो ऐसा माना जाने लगा कि जिसने इस रिचुअल को किया है उसका पुनर्जन्म हुआ है एज अ क्षत्रिय. इवन इफ़ ही वॉज नॉट वन बाई बर्थ. लेकिन जबकि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है. इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba Mayur Sharman of the Gurjar Pratihara Harish Chandra were Brahmana who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. प्रतिहार शासक हरिचंद्र नाम था जिनका, जो कि ब्राह्मण थे. बाद में इन्होंने अपना नाम बदल के कदम्ब मयूर शर्मा रखा और इन्होंने इस तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करके वो क्षत्रिय बने. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स. बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार के टाइटल्स रखे, जैसे महाराजा धीराज या त्रिभुवन चक्रवर्तीन. इस तरह के टाइटल्स उन्होंने रखे. They often shared power with their samanta as well as with association of peasant trader and brahmanas. तो ये अपना पावर जो था सामंतों के साथ ही साथ पीसेंट ट्रेडर और ब्राह्मणों के साथ शेयर करते थे. इन ईच ऑफ दीज स्टेट, हर राज्य में रिसोर्सेज वर obtained फ्रॉम द प्रोड्यूसर. जो रिसोर्सेज थे वो प्रोड्यूसर से मिलते थे, जो कि पीसेंट होते थे, कैटल कीपर्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, हु वर ऑफन परस्यूडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस. कभी कभी उनको मनाया जाता था या मजबूर किया जाता था कि उन्होंने जो भी उगाया है उसको वो राजकोष में जमा करें. समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट. कभी कभी उनसे किराया मांगा जाता था ड्यू टू ए लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, या जिसका वो खुद की ज़मीन होती थी. रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था. These resources were used to finance the king's establishment.
ये जो रिसोर्सेज थे वो किंग की इस्टेब्लिशमेंट में इस्तेमाल होते थे, एज़ वेल एज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट, और उसके साथ साथ इन्हीं सारे रिसोर्सेज से टेम्पल और फोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन होता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर, और वो युद्ध लड़ा करते थे, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, जिसकी वजह से उनको वेल्थ की ज़रूरत पड़ती थी इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर। वो लूट लेते थे कहीं अगर वो युद्ध कर रहे हैं, एंड एसेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट या लैंड पे कब्ज़ा कर लेते थे। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़, और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से ही लोगों को रिक्रूट किया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडेटरी, और ये जो पोजीशन था रेवेन्यू कलेक्ट करने का ये हेरिडेटरी होता था। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और ये आर्मी के भी सिलसिले में ऐसा ही रूल था। इन मेनी केसेस, बहुत से केसेस में क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। तो कुछ ऐसे भी केस होते थे जिनमें खुद के क्लोज रिलेटिव्स को अच्छे पोजीशन पे रखा जाता था। प्रशस्ति एंड ग्रांट्स। प्रशस्तिज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में ऐसी डिटेल दी गई हैं जो कि लिटरली सही नहीं है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। तो बट ये हमें ये बताता है कि उस समय रूलर अपने आप को कैसा दिखाना चाहता था, एज वैलेंट विक्टीरियस वैरियर, फॉर एग्जाम्पल कि वो एक बहुत ही विक्टीरियस वैरियर्स है या वैलियंट है। दीज वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मणस, और ये जो प्रशस्तियाँ होती थी वो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज होती थी, हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये ब्राह्मण कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद करते थे। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over Kashmir. कश्मीर में 12th सेंचुरी तक संस्कृत में एक पोएम लिखा गया है जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताता है। इट वॉज कंपोज बाय द ऑथर नेम कल्हड़, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखित है। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स, उन्होंने बहुत से वैरायटी ऑफ सोर्सेज का इस्तेमाल किया, जिसमें कि इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट, और पहले के इतिहासों का भी इस्तेमाल किया अपने अकाउंट को लिखने के लिए। अनलाइक द राइटर ऑफ प्रशस्ति के राइटर्स की तरह ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज़, उसने हमेशा ही राजा और उनकी पॉलिसीज़ की आलोचना करी। वॉरफेयर फॉर वेल्थ। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. आपने ये देखा होगा कि हर डायनेस्टी एक स्पेसिफिक रीजन में स्थित है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर एरियाज, तो वो एक दूसरे की एरिया पे आक्रमण और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज सिटी ऑफ कन्नौज, और इसी समय एक कन्नौज नाम का एक सिटी था जो कि बहुत उसका वैल्यू था, जो कि गंगा वैली के पास था। फॉर सेंचुरी, सदियों से रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टी फॉर टू कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये तीनों जो राजा थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट या पाल डायनेस्टी के, ये इसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, ये जो डायनेस्टियाँ थी। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज़ इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट, चूँकि 3 पक्षों में ये युद्ध हो रहा था। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट इज़ एंड द ट्रिपटाइल स्ट्रगल, तो हमेशा से इतिहासकार इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। एज वी विल सी, जैसा कि हम देखेंगे, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, कि रूलर्स हमेशा समय समय पे अपने पावर को टेम्पल्स और बिल्डिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश करते रहते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, जब वो किसी दूसरे पे राज्य पे आक्रमण करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स, तो वो टेम्पल्स को टारगेट बनाते थे, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो कि बहुत ही रिच हुआ करती थी उस वक्त में। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, आप चैप्टर 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज़ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था महमूद। उसने इस तरह का काम किया। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, उसका शासनकाल 997 से 1030 तक था। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, उसने अपना जो राज्य था वो सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक फैला दिया।
ही रेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल वो भारतीय उपमहाद्वीप पे आक्रमण करता था। दिस टारगेट वॉज पर वेल्दी टेम्पल, और उसका टारगेट जो था वो वेल्दी टेम्पल्स था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, जिसमें कि गुजरात का जो सोमनाथ है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी इन एट गजनी, और यहाँ से बहुत सा धन वो ले गया, जिसकी वजह से उसने गजनी में अपना एक शानदार कैपिटल सिटी बनाया। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered, और उसके साथ ही साथ चूँकि उसने जिन जिन भी राज्यों को जीता था, एंड इंटरेस्टेड स्कॉलर नेम अलबरूनी, तो उसने अलबरूनी उसके साथ जो कि इंडिया में आया था टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो उसने इस जीत के बारे में और सब कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कुछ लिखा है। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताबुल हिंद, और उसके बुक का नाम किताबुल हिंद है, रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर हिस्टोरियन, जो कि हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और इस अकाउंट को लिखने के लिए उसने संस्कृत स्कॉलर्स की मदद ली है। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूड द चाहमनास, और दूसरा जो किंग था जो वॉरफेयर में इंक्लूड हुआ वो चाहमनास था, बाद में इन्हें चौहान के नाम से जाना गया। ही रूल्ड ओवर द रीजन, इसने ये यहाँ की क्षेत्र पे शासन करते थे जो कि दिल्ली और अजमेर के आसपास था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, और उन्होंने अपने कंट्रोल को वेस्ट और ईस्ट तक फैलाने की कोशिश करी। वेयर दे अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात, जहाँ पे उसको गुजरात के चालुक्य ने विरोध किया, एंड द गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड, और सबसे फेमस चाहमना रूलर पृथ्वीराज थर्ड था, हु डिफीटेड एन अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी 1191, जिसने कि अफगान के शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, लेकिन अगले ही साल वो उससे हार गया। अब क्लोज़र लुक द चोलास के बारे में हम देखते हैं। फ्रॉम उरैयूर टू तंजौर, हाउ डिड चोलास राइज टू पावर, किस तरह चोलों ने अपने पावर को स्थापित किया। माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, एक छोटा सा फैमिली चीफ था जिसका नाम था मुटरियार, जिसको कि कावेरी डेल्टा पे उसने कुछ शक्तियों का संग्रह किया। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ द कांचीपुरम, कि कांचीपुरम के पल्लवा किंग के अधीनस्थ थे। विजयालय हु बिलोंग टू एन एनिसेंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयूर, उरैयूर में चोलाओं के सबसे एनिसेंट फैमिली से बिलोंग करता था, जिसका नाम था विजयालय। कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुटरियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, उसने डेल्टा पे अपना कब्जा कर लिया। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजौर, और उसने तंजौर शहर बसाया, एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भ सूदनी, और उसने यहाँ पे एक देवी निशुम्भ सूदनी की का टेम्पल बनवाया। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कन्क्वर्ड नेबरिंग रीजन एंड किंगडम, और विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस अपने पड़ोसी राज्यों को जीता और अपना किंगडम जो था उसकी साइज़ को और बड़ा किया। एंड पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ हिज किंगडम, और उसने पांड्य और पल्लवा इन दोनों टेरिटरी को अपने किंगडम का पार्ट बना लिया। राजराजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, और राजराज फर्स्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट चोला रूलर्स में एक माना जाता था। बिकिंग किंग 985, जो कि 985 में राजा बना, एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़, और उसने अपना जो कंट्रोल था वो पूरे एरिया में कर लिया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और उसने एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन भी रीऑर्गेनाइज किया। राजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज़, और इसका बेटा जो था पुत्र जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट, उसने उसकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, और उसने गंगा वैली पे भी आक्रमण किया। श्रीलंका एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशंस, और उसके साथ ही साथ उसने नेवी डेवलप किया ताकि वो साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँचे।
स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, इसने अपने समय में बहुत ही स्प्लेंडिड टेम्पल्स और ब्रोंज स्कल्पचर्स बनाए। द बिग टेम्पल ऑफ तंजौर एंड गंगई कोंड चोलपुरम बिल्ड बाय राजराजा एंड राजेंद्र, ये जो दोनों टेम्पल्स हैं ये राजराज और राजेंद्र के द्वारा बनाए गए आर आर्किटेक्चर में स्कल्पचर मार्वल्स, जिसमें कि मार्वल्स का इस्तेमाल किया गया है। Chola temple often become the nuclei of settlement of which grew around them. These were center of craft and production, और जो चोला टेम्पल्स थे उनके आसपास बहुत तरीके के छोटे मोटे जो क्राफ्ट से उनका उदय हुआ। टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडोव विथ लैंड बाय द रूलर एज वेल एज बाय अदर, और इस टेम्पल के लिए जो लैंड था वो रूलर और बहुत से लोगों ने दिया। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, और इस लैंड से जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, दिस इज़ द temple, and the name of the temple is the Gangai Kondu Cholpuram. You can see this is the temple. Went into maintaining all the specialists who worked at the temple, और उसमें इसका इस्तेमाल जो भी इस टेम्पल के आसपास जो स्पेशलिस्ट होते थे उनको मेंटेन करने में, एंड वेरी ऑफन लिव नियर इट, और बहुत जल्दी वो इसके आसपास रहने लगे, जैसे प्रीस्ट, गार्लन मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल न सिर्फ वर्शिप का जगह था, दे वर द हब ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, और ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का भी हब था। अमंग्स द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, चूँकि जो क्राफ्ट था वो मंदिर से एसोसिएट था, द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, और ब्रोंज इमेजेस बहुत ही प्रभावकारी थी। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, और चोला ब्रोंज इमेजेस को वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट इमेज कंसिडर किया जाता है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज़, बहुत से ऐसे इमेजेस हैं जिसमें डाइटीज़ हैं। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटी एज वेल, और कभी कभी डिवोटी के भी इमेजेस बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, मेनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। चोला जो डायनेस्टी था उसमें बहुत से अचीवमेंट इसलिए भी पॉसिबल हो पाए क्योंकि इसने एग्रीकल्चर में बहुत से डेवलपमेंट किए थे। मैप 2 देखिए, नोटिस एट द कावेरी रिवर ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल बिफोर इम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। आप देख सकते हैं कि कावेरी जो रिवर है वो बहुत से चैनल में बढ़ जाती है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, और ये जो चैनल है वो उसमें हमेशा ओवरफ्लो की सिचुएशन होती थी, डिपॉजिटिंग फर्टाइल सोल ऑन देयर बैंक, और अपने किनारों पे ये फर्टाइल सोल छोड़ती हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, और इन चैनल्स से जो वाटर मिलता था इससे एग्रीकल्चर के लिए नेसेसरी मॉइस्चर मिलता था, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, जो कि राइस के कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, हम ये मानते हैं कि तमिलनाडु के अदर पार्ट में जो एग्रीकल्चर वो जल्दी ही डेवलप हुआ। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, ये 5th या 6th सेंचुरी में ऐसा हुआ होगा दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर इन द सन रीजन, कुछ जगहों पे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज़, और बहुत से एरिया में लैंड अनइक्वल था तो उसको इक्वल किया गया। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बिल्ड, और डेल्टा एरियाओं में एम्बैंकमेंट यानी तटबंध किया गया ताकि जो बाढ़ है उसकी सिचुएशन को रोका जा सके। कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर ऑफ फील्ड, और बहुत से कैनल्स बनाए गए ताकि फील्ड तक वाटर को ले जाया जा सके। इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर, बहुत से ऐसे एरिया थे जहाँ साल में 2 क्रॉप उगाए जाते थे। इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, और बहुत से ऐसे एरिया थे जहाँ पे ये बहुत नेसेसरी था कि वाटर क्रॉप उगाए जाएँ। वैरायटी ऑफ मैथड वर यूज़ फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए ढेर सारे मैथड का इस्तेमाल किया जाता था। इन सम एरियाज वेल वर डग, बहुत से एरिया में कुओं को खोदा गया। अदर प्लेसेस में टैंक्स को बनाया गया ताकि रेन वाटर को इसमें रखा जा सके। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ये याद रखिए कि इरीगेशन वर्क को प्लानिंग की नीड होती है, ऑर्गेनाइजिंग लेबर की नीड होती है, रिसोर्सेज, और मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर, और ये भी डिसाइड करना होता है कि किस तरह पानी का बंटवारा हो। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, बहुत से ऐसे नए रूलर्स आए एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज, जो लोग गाँव में रहते थे, टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, उन लोगों ने इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ही एक्टिवली इंटरेस्ट लिया।
How was the administration empire? How was the administration organized? एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता था? सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट जो थे उनको उर के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत ही प्रॉस्पेरियस होते थे विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा होने से, उसकी सिंचाई अच्छे होने से वो बहुत प्रॉस्पेरियस होते थे. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फार्म्ड लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, और ऐसे ग्रुप्स जो बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे उसको नाडू कहते थे. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और विलेज काउंसिल और नाडू बहुत अलग अलग फंक्शंस उनको होते थे, जिसमें कि डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस भी इंक्लूड होता था. रिच पेसेंट ऑफ द वेलाल कास्ट exercise considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. और बहुत से ऐसे रिच जो पेशेंट हो जाते हैं, वेलाल कास्ट के होते थे, वो इसमें अपना योगदान देते थे. द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओवर टाइटल्स लाइक मूवेंद वेलान, कुछ ऐसे रिच टाइटल्स देते थे उनको, अरेयार एक्सेट्रा, एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि रिस्पेक्ट की मार्कर्स थी. एंड इंटरेस्टेड देम विथ इम्पॉर्टेंट ऑफिशल्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, और उन पे ऑफिशियल और स्टेट सेंट्रल के तौर पे बहुत विश्वास किया जाता था. इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपत्ती डिस्ट्रिक्ट, चिंगलपत्ती डिस्ट्रिक्ट के उत्तर मेरूर से जो इंस्क्रिप्शन मिलता है, तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह सभा ऑर्गेनाइज होते थे. द सभा हैड सेपरेट कम्युनिटी, सभाओं में अलग अलग कम्युनिटी होती थी. टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क, gardens, temples, etc. Names of those eligible to be member of these committee were written on a small ticket of palm leaf. और इस चूँकि इस कमेटी में किन किन लोगों को सेलेक्ट करना है, तो उन एलिजिबल लोगों का नाम पाम लीफ पे लिखा जाता था. दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थनवेयर पॉट, और ये एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था. फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट, जिसमें एक छोटे बच्चे से टिकट्स निकलवाए जाते थे, 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, एक एक करके हर कमेटी के लिए. थैंक यू.